तीनों अंदर गए तो देखे वहां पे अंश के दादाजी सोफे पे बैठ के तीनों को घूर रहे थे। दादाजी रौबदार आवाज में बोले, तुम तीनों ने फिर से कुछ किया है। तीनों सिर झुका के खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। हमने तुम तीनों से कितनी बार कहा है तुम लोग इन चीजों से दूर रहा करो। दादाजी ने दांत चबाते हुए कहा। दादाजी उसी लहजे से बोले। दीप हिम्मत करके आगे आया और बोला, दादू वो हम लोग तो बस। दीप इसके आगे कुछ बोलता दादाजी उसकी बात काटते हुए बोले, लगता है हमने तुम तीनों को कुछ ज्यादा ही छूट दी है। कभी भी अपनी मर्जी का करते हो। दीप चुपचाप खड़ा हो गया। दादाजी तीनों के ऊपर तीखी नजर फेरे और अचानक से जोर जोर से ठहाका लगाने लगे। तीनों एक एक दूसरे को देखे और गहरी सांस छोड़ते हुए दीप और शौर्य भी हंसने लगे, लेकिन अंश के चेहरे में कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था वो लोग ना जाने कब से अपनी सांसें थाम के खड़े थे और अभी फुर्सत की सांस ले रहे हैं। दीप दादाजी के पास सोफे पे बैठकर साइड हग करते हुए बोले, दादू आपने तो हमें डरा ही दिया था। हाँ दादू, मुझे तो लगा था आप लास्ट टाइम के जैसे हमारी क्लास लेने वाले हैं। शौर्य बगल के सोफे में बैठते हुए बोला। अंश भी शौर्य के बगल में बैठ गया। दादू खुश होते हुए बोले, हमारा तो जबड़ा दुख गया। कब से हम अपनी हंसी रोक के बैठे थे। तुम लोग हमारे आसपास नहीं रहते तो हम अकेले हो जाते हैं। दादू ऐसा कहते ही अपने दोनों हाथों को सीने से मोड़ मुंह फुला के बैठ गए। दादू को ऐसे बच्चों जैसे बिहेव करते देख के शौर्य और दीप हंसने लगे। अंश को छोड़कर। कुछ देर बाद एक लड़की उन सबके लिए पानी लेके आई और टेबल पर रख के सोफे के बगल में खड़ी हो गई। दादाजी उसे देख के बोले, अरे शिवी बेटा, तुम खड़ी क्यों हो? हमारे साथ बैठो। दादाजी सोफे के तरफ इशारा करते हुए बोले। शिवी 19 साल की है और मेडिकल की पढ़ाई के लिए कॉलेज जाती है। शिवी उनके बगल में बैठ गई। कोई उसे चुपके चुपके देख रहा था। अंश पानी पी के ग्लास टेबल पर रखा और मोबाइल में कुछ देखने लगा। दादू दीप और शौर्य बातें करने में लग गए। शिवी भी चुपचाप बैठी थी। थोड़ी देर बाद अंश सोफे खड़ा हुआ और किसी को कुछ कहे बिना अपने रूम के जाने लगा। दादू पीछे से उसे आवाज दिए तो वो सीढ़ी पे ही रुक गया। दादू सीरियस होके बोले, अंश हमें तुमसे कुछ बात करना है। अंश पीछे मुड़ के दादू को एकटक देख रहा था। दीप और शौर्य उनकी बात सुन के चुप हो गए और शिवी वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। दादू फिर से बोले, यहाँ आओ अंश। अंश उसी भाव से बोला, दादू मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करना है। ऐसे बोल के जाने लगा। दीप और शौर्य एक दूसरे को देखे, फिर दादू को, फिर अंश को देखने लगे। दादू ने फिर से आवाज दिया, लेकिन अंश उनको अनसुना करके अपने कमरे चला गया और दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद कर दिया। दादू बोले, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। कभी हमारी बात नहीं सुनते। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपना सिर हिला दिया। दीप और शौर्य दादू को निराश देख के एक दूसरे को आंखों से इशारा किए और दादू का मूड ठीक करने के लिए शौर्य बोला, दादू हम दोनों हैं न? हम दोनों उससे बात करेंगे। आप ऐसे परेशान मत हो। फिर दोनों दादू को एक साथ हाक करते हैं। दादू उन दोनों के गाल को प्यार से छू कर बोले, तुम दोनों से ही तो उम्मीद करते हैं हम। अंश तो कभी हमारी बात ही नहीं सुनता। अगर तुम दोनों नहीं होते तो हम कभी अंश को देख भी नहीं पाते। शौर्य और दीप उनको फिर से हाक करते हैं। कुछ देर बाद दादू वहां से चले। दरअसल राजन सिंह रायजादा अपने खुद के बंगलों पे अपने बड़े बेटे शिवा यानी अंश के पापा और नीलिमा अंश की मां के साथ। अंश के पापा की अपनी खुद की कंपनी है। अंश से पहले शिवा ही माफिया बॉस थे। उससे पहले राजन सिंह रायजादा। कहा जाए तो माफिया होना इनके परिवार के ही बुजुर्गों की देन है। इनकी फैमिली खतरों से भरी पड़ी है। कई दुश्मन बनाए हैं। सभी खतरनाक हैं, लेकिन उनके मन में बेगुनाह लोगों के लिए सॉफ्ट साइड भी हैं। अंश इन सब से बहुत ही अलग है। अंश को कभी दया भाव दिखाना नहीं आया, इसलिए सभी अंश से डरते हैं। अंश के कई नाम हैं, जैसे कोल्ड हार्टेड, मॉन्स्टर, साइलेंट डेविल और भी कई नाम हैं।
जैसे नाम है वैसे ही काम है। अंश ने इन सब काम से अलग अपना एक बिजनेस खड़ा किया है, एआर एम्पायर, जिसमें कई हजार लोग काम करते हैं। बैक टू स्टोरी। अंश बाथरूम के शावर के नीचे खड़ा होके कुछ सोच रहा था। गर्म पानी उसके ऊपर गिर रही थी। उसने अपना आंख बंद करके रहा था और एक हाथ से दीवार में टेक लगाकर खड़ा था। उसकी काले लंबे बाल उसकी आंखों को ढके हुए थे। उसने अपनी आंखें खोली, उसकी गहरी आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे उन आंखों में बहुत से राज दफन हैं। अगर इस वक्त उसकी आंखों में कोई देख ले तो वहीं उसकी जान निकल जाए। कुछ देर बाद अंश बाथरूम से बाहर निकला। उसने अपनी कमर पर एक सफेद टॉवेल ही पहना था और दूसरे टॉवेल से अपने लंबे बालों से पानी पोंछ रहा था। हल्का गोरा रंग, परफेक्ट बॉडी। हाय! कोई भी लड़की उसको देख के फिदा हो जाए। और शव के बाद तो और ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। दीप और शौर्य दोनों अपनी आंखें बाहर निकाल मुंह खुला करके देख रहे थे। अंश अपने गीले बाल को पोंछते हुए बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दीप और शौर्य जल्दी से वास्तविकता में आए। शौर्य अपना गला साफ करते हुए बोला, दादू बोले हैं कि वो तुमसे बात करना चाहते हैं। एक बार उनकी बात तो सुन ले। अंश अपनी एक भौं उठा के बोला, और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? शौर्य बोला, देख यार, तुम तो जानते हो ना दादू की अब एज हो गई है। तुम कम से कम उनके साथ अच्छे से बात ही कर लिया करो। तुम्हारी ऐसे ही बिहेवियर के वजह से वो बहुत दुखी हो जाते हैं। अंश शौर्य को टॉवेल फेंक मारा और बोला, तुम लोग अब बस करो। जब मुझे लगेगा तभी मैं उनसे बात करूंगा। वैसे भी मुझे पता है दादू क्या बात करना चाहते हैं। इस बार दीप बोला, जब तू जानता है दादू क्या कहने वाले हैं तो एक बार फाइनली उनसे बात कर ले। बार बार उनको इग्नोर क्यों करता है? शौर्य बोला, हाँ यार, बात के एक ही बार में खत्म कर। 4-5 साल हो गया। जब से तुम लीडर बने हो तब से तुम्हारा ये रूखा व्यवहार ज्यादा ही बढ़ गया है। दूसरों को दिखाना ये गुस्सा। हम नहीं डरते तुमसे। तुम ज्यादा ही गुस्सा करने लगे हो। तुम्हें एहसास भी है दादू को कितना बुरा लगता है। अंश अपने दोनों हाथ अपने कमर पे रख के उन दोनों की बात सुन रहा था। अंश बोला, तुम दोनों का हो गया? या कुछ और बोलना बाकी है? अंश के नज़र को देख के दीप अपना लार गटकते हुए बोला, देख यार, हम तो बस। इससे पहले दीप अपनी बात पूरी कर पाता किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी। तीनों दरवाजे को देखने लगे। बाहर से मेड की आवाज आई, छोटे साहब, खाना बन गया है। ताई जी आप सबको खाने के लिए बुला रही हैं। अंश बोला, ठीक है, हम अभी आते हैं, तुम खाना लगाओ। मेड जी सर कहते हुए वहां से चाली गई। कमला ताई जी, अंश के मेंशन की पुरानी मेड। घर के सभी लोग उनको ताई जी बुलाते हैं। अंश भी उनको अपनी दादी जैसे मानता है। ऐसा मानो कि अंश की देखभाल बचपन से ही ताई जी ने की है। कुछ देर बाद खाने के बाद तीनों अंश के रूम में शौर्य और दीप अपने अपने मोबाइल लेके बैठे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। अंश अपने लैपटॉप में किसी से वीडियो कॉल से मीटिंग कर रहा था। अंश का मोबाइल बजने से सबका ध्यान टूटा। अंश सामने वाले को 1 मिनट कह के अपना फोन रिसीव किया। सामने से किसी ने कुछ कहा तो अंश ने झट से फोन काट के सामने वाले से कहा, सॉरी मिस्टर आहूजा, कंपनी में कुछ इमरजेंसी आ गई है, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। सामने वाले के जवाब देते ही वीडियो कॉल एंड कर दी और कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम गया और कबर्ड खोल के वहां से एक ब्लैक 3-पीस सूट निकाल के पहना और गाड़ी की चाबी लेके उन दोनों को बिना बाय बोले ही अपने रूम से निकल गया। अंश को किसी का कॉल आया तो वो हड़बड़ी में घर से बाहर चला गया। उसने अपनी चमचमाती फरारी गराज से निकाला और वहां से फुल स्पीड से चला गया। उसे जाते हुए देख के कुछ बॉडीगार्ड्स भी उसके पीछे चले जाते हैं। उसने गाड़ी ड्राइव करते हुए किसी को लगातार 3 बार कॉल किया लेकिन सामने से कोई जवाब न सुन के झल्ला गया और मोबाइल बगल के सीट में फेंक दिया। उसने अपने मन में कहा, डैम रिहन, वेयर आर यू? आई नीड यू राइट नाउ। उसने अपना एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पे जोर से मारा। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं।
उसके घर से ऑफिस की दूरी 1 घंटे की है। उसकी स्पीड देख के लग रहा था 30 मिनट में ही पहुंच जाएगा। इधर सोना अपनी क्लास खत्म करके कॉलेज से बाहर निकल रही थी। वो अपने ड्राइवर को कॉल करते आ रही थी। तभी उसने देखा एक ठेले वाला रोड क्रॉस कर रहा था। तभी एक गाड़ी तेजी ने उस ठेले वाले के ओर आ रही थी। कुछ स्टूडेंट्स भी रोड क्रॉस कर रहे थे। सोना तेजी से उस ठेले वाले के ओर भागी। उसने चिल्लाते हुए सबको वहां से हटने के लिए कहा। गाड़ी उसे छूने वाली थी कि सोना ने उस आदमी को अपनी ओर खींचा। उस आदमी को तो सोना ने बचा लिया लेकिन उसके ठेले को नहीं बचा पाई। ठेले का सारा सामान सड़क पर फैल गया था। 1 सेकंड की भी देरी होती तो उस आदमी का भयानक एक्सीडेंट हुआ रहता। सोना तेज तेज सांसें लेते हुए उसने इस आदमी से पूछा, अंकल जी आप ठीक तो हैं ना? उस आदमी को समझ नहीं आया। उसने अपना सिर हिला के हाँ कहा। सबका ध्यान उन्हीं के तरफ था। वो गाड़ी ठेले से टकराने के वजह से सामने कुछ दूर जाकर रुकी तो सब उसके तरफ देखने लगे। उस गाड़ी के पीछे 2 और गाड़ी रुकी। उस गाड़ी को रुकते हुए देख सबका ध्यान उसी के ऊपर आ गया। सोना गुस्सा करते हुए उस गाड़ी के ओर बढ़ी और गाड़ी का शीशा खटखटाने लगी। वो बोलती, ओ मिस्टर, गाड़ी शीशा नीचे करो। तुम खुद को समझते क्या हो? आंखें नहीं हैं क्या? गाड़ी के अंदर बैठा आदमी उस लड़की को गुस्सैल नजरों से देख रहा था। शीशा काला होने के वजह से सोना को अंदर का कुछ नहीं दिख रहा था लेकिन अंदर बैठा आदमी बाहर सब देख रहा था। वहां पे भीड़ हो रही थी। सब बातें गॉसिप करने लगे। सोना अभी भी जोर जोर से शीशे में अपना हाथ मार रही थी। उस आदमी ने गाड़ी का गेट खोला और अपना कपड़ा ठीक करते हुए गाड़ी से बाहर निकलकर सोना के सामने खड़ा हो गया। वो कोई और नहीं अंश ही था। अंश ने बालक शर्ट के साथ व्हाइट पैंट पहना था। हल्की दाढ़ी और काला चश्मा में वो हीरो लग रहा था। सब उसे देख के हैरान थे। डर के वजह से सब पीछे हट रहे थे लेकिन सोना अभी भी उसी जगह पे खड़ी थी। अंश सोना को देख के कुछ पल के लिए देखता ही रह गया था। सोना आज वाइट अनारकली सूट के साथ रेड दुपट्टा पहनी थी। मेकअप के नाम पे बास काजल और लिपस्टिक, माथे पे लगे काली बिंदी। एक हाथ में चूड़ी और दूसरी हाथ में रिस्ट वॉच पहनी थी। कान में छोटे छोटे गोल्ड ईयरिंग। उसके काले लंबे बाल गूंथे हुए थे। सोना बहुत खूबसूरत लग रही थी। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, ये तो अंश रायजादा है ना? किसी दूसरे ने कहा, अब तो ये लड़की गई। सभी उन दोनों को घेर के खड़े थे। अंश बॉडीगार्ड्स भी वहां आ गए थे। एक बॉडीगार्ड सोना के तरफ बढ़ रहा था तो अंश ने अपना हाथ दिखा के उसे रोक दिया। सोना अंश को देखते हुए बोली, आप गाड़ी कैसे चलते हैं? आपको नजर नहीं आता क्या सामने से कोई रोड क्रॉस कर रहा है? अंश सोना को देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हूं मुझसे ऐसे बात करने की? सोना उसे अपनी उंगली दिखाते हुए बोली, ओए मिस्टर, गलती खुद करते हैं और हमें गलत बता रहे हैं। अगर अभी एक्सीडेंट हो जाता तो? अंश बोला, देखो मैं अभी जल्दी में हूं। तुम्हें बाद में देखता हूं। ऐसा कहते ही अंश गाड़ी में बैठने लगा तो सोना पीछे से चिल्लाते हुए बोली, पहले सॉरी बोलें और अंकल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें फिर यहां से जा सकते हैं। अंश पीछे मुड़ के सोना को देखने लगा और अपनी मुट्ठी बांध लिया। ठेले वाला सोना के पास आया और धीरे से बोला, बेटा, रहने दो ना। हमारी ही गलती थी। क्यों बात को बढ़ाना? सोना बोली, नहीं अंकल, आपकी नहीं इस आदमी की गलती है तो इसे आपसे सॉरी बोलना ही पड़ेगा। नहीं तो हम इसे यहां से जाने नहीं देंगे। ठेले वाला चुप होके खड़ा हो गया। सोना अंश को घूरते हुए बोली, देखो मिस्टर, आप जल्दी से इनको सॉरी बोलिए और जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। अंश बोला, गलती तुम्हारी है तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? मैंने आज तक किसी से भी सॉरी नहीं कहा है। सोना उसकी बात सुनकर बोली, अच्छा तो आपको सॉरी बोलना नहीं आता, ठीक है हम सिखा देते हैं। पहले दोनों हाथों से अपने कान पकड़े और झुक के अंकल से सॉरी कहें। अंश को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह कुछ कदम सोना की ओर बढ़ाया और सोना के पास खड़ा हुआ।
अंश गुस्सा करते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं है क्या तुम किसके सामने खड़ी हो और किससे क्या बात कर रही हो? मेरा नाम अंश रायजादा है, जिसने कभी किसी को सॉरी कहा और ना ही कभी किसी के सामने झुका है। सोना बोली, अंश रायजादा हो या कोई और, गलती करने से सबको सॉरी बोलना ही पड़ता है। देखो तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, अंश उसी तरह से बोला। सोना उसको देखते हुए बोली, होंगे आप कहीं के राजा महाराजा। हमें बस पता है कि आपकी गलती है। अंश भीड़ में एक नज़र डाल के सोना के एकदम करीब जाकर उसके चूड़ी वाली कलाई को पकड़ लिया, जिससे सोना को जोर का दर्द हुआ। सोना अपना हाथ छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन अंश ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिससे सोना की कुछ चूड़ी टूट के उसके कलाई में घुस गई। आओ छोड़े हमारा हाथ, दर्द हो रहा है, सोना दर्द से बोली। दर्द के वजह से सोना के आंखों में आंसू आ गए थे। अंश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ये तो तुम्हें पहले सोचना था। आज तक अंश रायजादा के सामने किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं किया है, और तुम मेरे सामने मेरे ही बारे में बात कर रही हो। तुम्हारी वजह से मेरा इम्पोर्टेंट वर्क रुक गया है। तुम्हें सॉरी सुनना है ना? अभी बोलता हूँ। ऐसा कहते ही अंश ने सोना की कलाई छोड़ एक हाथ से उसकी कमर पकड़ दूसरे हाथ से बाल को कस के पकड़ के उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाके उसके आंखों में देखने लगा। सोना के दोनों हाथ अंश के सीने पर थीं। सोना खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। छोड़िए हमें, दर्द हो रहा है। सोना और भी कुछ बोलने ही वाली थी कि अंश ने जबरदस्ती अपने होठों से उसके होठों को बंद कर दिया। सोना की आंखें शौक से खुली रह गई। सोना उसे खुद से अलग करना चाह रही थी, लेकिन अंश की पकड़ उसकी कमर पर मजबूत होते जा रहा था। सोना को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसको कुछ पल के लिए लगा को उसकी सांसें ही रुक गई हैं। अंश उसके होठों को बेरहमी से काट रहा था। सब उनको आंखें फाड़ के देख रहे थे। कुछ लोग तो उन दोनों की वीडियो बनाने लगे। कुछ देर बाद दोनों की सांसें उखड़ने लगी तो अंश ने सोना को झटके के साथ खुद से दूर किया। सोना जोर जोर से सांसें लेने लगी। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू थे। सोना ने अपना एक हाथ अंश को थप्पड़ मारने के लिए उठाया तो अंश ने उसका हाथ हवा में ही रोक लिया और उसके कलाई को मोड़ते हुए सोना के कमर से लगाकर अपने पास जोर से खींचा। सोना की हल्दी ही चीख निकल गई। सोना सहमी नजरों से अंश को देख रही थी। उसके होठ का एक किनारा कट गया था, जिससे वहां से थोड़ा खून आ रहा था। अंश खतरनाक तरीके से मुस्कुराया और सोना के कान के पास आके अपनी हंसकी आवाज में बोला, सॉरी। सोना के गले से अंश की गर्म सांसें टकरा रही थी, जिससे उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। सोना ने अपने दोनों हाथों से अपना कपड़ा जोर से पकड़ लिया और आंखें जोर से बंद कर चुप खड़ी थी। अंश ने एक दूसरे हाथ से उसका दुपट्टा उसके गले से खींच के अलग किया और सोना को जोर से खुद से धक्का देकर दूर किया और बोला, अगली बार मेरे सामने अपना ये खूबसूरत चेहरा लेके आई ना तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम जिंदगी में कभी किसी से सॉरी सुनना पसंद नहीं करोगी। सोना ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अंश गाड़ी के तरफ बढ़ा और बैग से 2000 का 2 बंडल ठेले वाले के हाथ में रख कर बोला, ये आपके नुकसान की भरपाई। फिर अंश और उसके बॉडीगार्ड्स वहां से चले गए। अंश अपने साथ सोना का दुपट्टा भी ले गया। सोना गाड़ियों को जाते देख रही थी। भीड़ भी अब छट रही थी। सोना बुद्ध बनके उसी जगह खड़ी थी। तभी ठेले वाला अंकल उसके पास आया और बोला, बेटी तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा गलत कर दिया होता तो फिर भी मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुमने जो मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भूलूंगा। सोना बस चुप खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बोलना है। उस आदमी ने सोना के आगे हाथ जोड़ा और वहां से चला गया। सोना कुछ देर ऐसे ही खड़ी थी, तभी ड्राइवर और 2 बॉडीगार्ड्स सोना के तरफ आए। ड्राइवर सोना को इस हाल में देखते हुए बोला, सॉरी मैडम, आप आइए। सोना उसकी बात सुन के होश में आई और गाड़ी में बैठे। एक बॉडीगार्ड बोला, सॉरी मैम, हम आपके पीछे ही आ रहे थे, लेकिन उनके बॉडीगार्ड्स ने हमें रोक दिया। सोना अभी भी चुप ही थी। ये देख के ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ा दिया।
उसके पीछे दोनों बॉडीगार्ड्स भी दूसरी गाड़ी में बैठ के निकल गए। अंश तो चला गया लेकिन सोना का कॉन्फिडेंट भी अपने साथ ले गया। सोना इधर गाड़ी में गुमसुम सी बैठी थी। ड्राइवर उसे बार बार रियरव्यू मिरर से देख रहा था। ड्राइवर बोला, मैडम आप ठीक तो हैं ना? उसकी बात सुन के सोना उसे देखने लगी। मैडम आपको पता नहीं होगा जिसने आपके साथ वो हरकत की है वो दिल्ली का ही नहीं और भी बड़ी जगहों का बड़ा बिजनेसमैन है और वो एक माफिया है। उसके सामने कोई भी आवाज ऊंची करके बात नहीं करता। शायद इसी वजह से उन्होंने आपको ऐसे। ड्राइवर आगे कुछ बोल पाता सोना ने उसे रियरव्यू मिरर से देखा तो वो चुप हो गया। कुछ देर बाद घर पहुंच गए। सोना गाड़ी से उतर के सीधा अपने रूम के ओर भागी। हॉल में दादी, मीरा और आदित्य तीनों बैठ के बातें कर रहे थे। उसने किसी को नहीं देखा और ऊपर अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ी चढ़न लगी। दादी ने उसे ऐसे भागते हुए देखा तो पीछे से आवाज दी लेकिन सोना उनकी बात नहीं सुनी और सीधा अपने रूम में चली गई। दादी बोली, अब इन्हें क्या हुआ? मीरा बोली, माँ आप शांत हो जाइए, मैं उसे देखती हूँ। मीरा सोफे से उठी और सोना के रूम में जाने वाली थी तभी आदित्य बोला, रहने दीजिए छोटी माँ, दी का मूड ठीक नहीं है। जब भी उनका मूड खराब रहता है तो वो किसी से बात नहीं करती। अगर आप उनको कुछ पूछोगे तो वो कभी नहीं बताएंगी। फिर आदित्य चुप हो गया। मीरा वापस से बैठ गई। मीरा मन में ही सोच रही थी, मैंने इतने दिनों में कभी भी सोना को ऐसे नहीं देखा। न जाने क्या हुआ है। मुझे उससे बात करनी होगी। इधर अंश बहुत गुस्से से गाड़ी को एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रोका और गाड़ी से बाहर निकला। उसने गाड़ी की चाबी को गार्ड को दिया ताकि गाड़ी को पार्क कर दे। वो जल्दी जल्दी उस बिल्डिंग के अंदर गया। सभी एम्प्लॉयीज अंश को देख के उसके लिए रास्ता बना रहे थे। उसने रिसेप्शनिस्ट को कहा, रिहन को मेरे ऑफिस में भेजो। एम्प्लॉयीज उसको ग्रीट कर रहे थे लेकिन अंश ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधा अपने प्राइवेट लिफ्ट में चला गया। सबको उसके इस व्यवहार की आदत हो गई थी और ऊपर से अंश के नाम से ही सब डरने लगते थे। लिफ्ट टॉप फ्लोर पर जाके रुकी। अंश अपने ऑफिस में चला गया और चेयर पर बैठ गया। अभी रास्ते में को कुछ भी हुआ वो सब अंश के दिमाग में घूम रहा था। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? उसने अपने सिर में अपना एक हाथ रख दिया। मेरा सर फट जाएगा लग रहा है। तभी किसी ने ऑफिस का दूर नॉक किया। उसने ऐसे ही कम इन कहा। क्रिश अंदर आके सामने खड़ा हो गया। क्रिश, रिहन कहाँ है? मैं कब से उसे कॉल कर रहा हूं। क्रिश अंश का पा है। क्रिश बोला, सर एक्चुअली। क्रिश चुप हुआ और अंश को देखने लगा। अंश गुस्से में बोला, अब तुम बताओगे बात क्या है? रिहन कहाँ है? सर वो रिहन सर आपके दादाजी ने जो आपके लिए डेट अरेंज की है उनके साथ डेट पे गए हैं। अंश गुस्से से बोला, दादाजी मैं आपके इस जिद क्या करूं दादू? और जो रिहन का आज एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग था उसका क्या हुआ? क्रिश सिर झुकाते हुए बोला, सर वो रिहन सर ने कहा उन्हें आप अटेंड करेंगे। इस रिहन का कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगा आज रिहन सब संभाल लेगा। क्रिश बोला, सॉरी सर, रिहन सर कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे। मीटिंग था इसलिए आपको कॉल किया। रेहान सर ने कहा कि अगर वो अटेंड नहीं कर पाएंगे तो आपको इमरजेंसी काम बता के कॉल करूं। अंश उससे कुछ देर गुस्से से घूरा और बोला, ठीक है तुम जाओ और मीटिंग की तैयारी करो और शर्मा को कॉल करके बोलो मीटिंग हॉल में मेरा वेट करे, मैं कुछ देर में आता हूं। अंश फ्रस्ट्रेशन के साथ बोला। क्रिश यस सर कहने के बाद वहां से जाने वाला था तभी अंश ने पीछे से आवाज दी। क्रिश पीछे मुड़ के देखा और बोला, यस सर। अंश बोला, रुचि से मेरे लिए एक स्ट्रांग कॉफी भिजवाओ। क्रिश यस सर कहने के बाद चला गया। अंश अपना सिर चेयर से टेक लगा के सोना के बारे में ही सोच रहा था। कुछ देर बाद एक लड़की अपने हाथ में कॉफी का ट्रे लेकर आया। वो व्हाइट शर्ट और ब्लैक स्कर्ट पहनी थी। मेकअप का क्या कहना, कंधे तक बाल और पैरों में हाई हील्स। किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। रुचि बोली, सर आपकी कॉफी।
अंश उसे बिना देखे बोला, रख तो यहीं। रुचि अंश के सामने कॉफी रख के वहीं खड़ी हो गई। अंश अभी भी वैसे ही बोला, तुम्हें और कुछ कहना है? अगर नहीं तो चली जाओ। रुचि जल्दी से वहां से भाग के निकल गई। अंश सबसे इसी तरीके से बात करता था। उसके जाते ही अंश ने कॉफी मग को देखा और उसे पकड़ के विंडो के पास जाके खड़ा हो गया। 32 मंजिल से उसे पूरा दिल्ली शहर नजर आ रहा था। उसने कॉफी का एक घूंट गले से उतारा। उसे आज कॉफी कुछ ज्यादा ही कड़वी लग रही थी। फिर भी उसने पूरा कॉफी खत्म किया और मग टेबल पर रख के मीटिंग के लिए चला गया। मीटिंग हॉल में पहुंचा तो सभी उसी का वेट कर रहे थे। शर्मा और एक नया चेहरा उसके सामने वाली कुर्सी में बैठे थे, उनके साथ और भी 3 लोग थे। अंश को देख के सब खड़े हो गए और शर्मा जी अंश से बाकी लोगों का परिचय कराते हुए बोला, सर, ये हैं मिस्टर अनिल बद्रा। अंश मिस्टर बद्रा से हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो मिस्टर बद्रा, मैं अंश रायजादा। आपका एआर एम्पायर में स्वागत है। मिस्टर बद्रा बोले, हेलो मिस्टर रायजादा, आपको कौन नहीं जानता। आपको अपने परिचय देने की जरूरत नहीं है। फिर सब बैठ गए। शर्मा जी बोले, सर मिस्टर बद्रा आपके साथ एक कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। इनकी मुंबई में बड़ा सा फूड फैक्ट्री है। इनको दिल्ली में भी अपना एक ब्रांच खोलना है। इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहते हैं। सर मिस्टर बद्रा यहाँ पे एक मॉल और फैक्ट्री बनवाना चाहते हैं और हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं। अंश चुपचाप उनकी बात सुन रहा था। कुछ देर बाद अंश बोला, क्रिश जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट बनवा के मिस्टर बद्रा को भेज दो। हम कल से ही उनके साथ काम करना चाहते हैं। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हुआ। अंश बाहर निकल गया। अंश के पीछे क्रिश भी निकल गया। अच्छा क्रिश सुनो, मैं थोड़ा शहर से बाहर जा रहा हूँ। अगर कोई पूछे तो बताना मैं दिल्ली से बाहर कुछ काम से गया हूँ। इधर सोना अपने रूम में बंद होके बेड में पेट के बल लेट के सिसक के रो रही थी। उसने खुद से कहा, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो अपने होठों को हाथ से पोंछने लगी। उसके आंसू के वजह से कुछ ही देर में तकिया भी गीला हो गया था। वो रोते रोते ऐसे ही सो गई। शाम का वक्त शाहविला। बिंदिया जाओ तो सोना को खाने के लिए बुला कर लाओ। मीरा डाइनिंग टेबल में खाना लगाते हुए उसके एक मेड से कहा। बिंदिया जी मैडम बोल के सोना को बुलाने चली गई। बिंदिया सोना के रूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली, दीदी, मैडम आपको खाने के लिए बुला रही हैं। दीदी, उसने एक बार फिर से आवाज़ दी। अंदर से कोई जवाब ना पाकर वो नीचे आ गई और बोली, मैडम दीदी का अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है बिंदिया, तुम जाकर सबको बुलाओ। मैं सोना को जाके देखती हूँ। मीरा बिंदिया से बोली और ऊपर सोना के रूम के पास जाकर खड़ी हो गई। अंदर जाऊं कि नहीं, मीरा मन मन में सोच रही थी। फिर वो दरवाज़ा को थोड़ा सा धक्का दिया तो दरवाज़ा पूरा खुल गया। सोना ने दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया था। मीरा अंदर चली है। उसने देखा सोना एक पिलो को हाग करके बच्चों के जैसे सोई थी। उसके खूबसूरत चेहरे पे दुनिया भर की मासूमियत थी। मीरा ने धीरे से उसके सिर में हाथ फेरा और बोली, सोना मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। सोना को अपने सिर में किसी का हाथ महसूस हुआ तो वो जाग गई। उसने धीरे से आँख खोल के देखा तो मीरा उसके बगल में बैठी थी और उसके सिर में हाथ फेर रही थी। सोना हड़बड़ाते हुए उठ के बैठ गई। उसने अपना दुपट्टा इधर उधर देखा तो उसे याद आया उसका दुपट्टा उसके पास नहीं है। मीरा उसे ऐसे देख के बोली, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाने नीचे आ जाना। हम्मम। उसने मीरा के गाल पे प्यार से हाथ रखा और मुस्कुरा दी। मीरा उसके हाथ को देख रही थी। उसने अपना सिर हाँ में हिला दी। मीरा वहां से चली है। सोना बेड से उठी और कबर्ड के पास गई। वो अपना घर पहनने वाला कपड़ा लेके बाथरूम में चली गई। उसने बाथरूम का लाइट ऑन किया और मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने खुद को आईने में देखा। आंखें रो रो कर सूज गई थीं, बिखरे बाल और उसके होठ में अभी भी थोड़ा सा खून लगा हुआ था। उसने खुद को इस हाल में देखा
उसके आंखों में नमी आ गई। उसने अपने गले में हाथ से छूकर देखा। वहां पे दुपट्टा को जोर से खींचने के वजह से हल्का लाल निशान हो गया था और थोड़ा दर्द हो रहा था। उसने जो कपड़ा पहना था उसका गला थोड़ा डीप था। उसकी नज़र अपने सीने की ओर चली गई। पता नहीं कितने लोगों ने हमें आज ऐसा देखा होगा। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपाते हुए वहीं बाथरूम के फर्श में बैठ के रोने लगी।